जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय है हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अपराध होते हैं, क्या उस व्यक्ति को हिरासत में किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से है जो उन व्यक्तियों के अधिकार होते हैं और किस तरह से एफआईआर होती है। तो एफआईआर तक का हमने पढ़ा था। फिर आज हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 22 के अनुसार, अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी के कुछ नियम है। क्या है? गिरफ्तारी के नियम है, कुछ नियम है। क्या क्या नियम है? पहला नियम है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी का क्या कारण है। क्या जानना? व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो रहा है उसको ये जानने का अधिकार है कि वो गिरफ्तार क्यों हो रहा है। दूसरा है 24 घंटों के भीतर कितना? 24 घंटों के भीतर न्यायाधीश के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा या पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, यानी मारपीट गाली गलौज पुलिस की तरफ से नहीं होगा। और हिरासत में लिए गए बयान, हिरासत के दौरान लिए गए बयान सबूत नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सबूत नहीं होंगे, उनको सबूत नहीं बनाया जाएगा। और 15 साल से कितना? 15 वर्ष से कम उम्र के बालक, यानी कोई भी बच्चा या बच्ची या महिला को केवल पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा, या सूर्य उदय होने से पहले और अस्त होने के बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये मुख्य नियम गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के साथ है जो अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद उसको है जो पुलिस है जो चालान पेश करती है। क्या करती है? पुलिस जब चालान पेश करती है तो कैसे करती है? तो चालान पेश करने के लिए पुलिस के पास कुल 90 दिन का, कितना? 90 दिन का समय होता है। क्या होता है? समय होता है। और ये 90 दिन कौन सा है? घटना वाले दिन से लेकर 90 दिन तक पुलिस जांच पड़ताल करेगी, इंक्वायरी करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, और फिर सबूत इकट्ठा करने के बाद 90 दिनों बाद है जो अगर जांच पूरी हुई है तो पुलिस अदालत में है जो ये आपका चालान, जिसको कहते हैं आरोप पत्र, क्या कहते हैं? आरोप पत्र दाखिल करेगी। अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद की कार्रवाई क्या है? सरकारी वकील किसकी है? सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील, बचाव पक्ष का वकील, इन दोनों की भूमिकाएं होती हैं। अब पुलिस की भूमिकाएं खत्म है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, उसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं है, समाज के प्रति भी है। आपको हमने पिछले अध्याय में दहेज वाली घटना से पढ़ा है कि किस तरह से वो अपराध है जो दिल्ली पुलिस या सरकार बनाम अपराधी के नाम से जाना जाता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी कर लेती है और आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस
से कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से सिर्फ अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करें, तभी अदालत सही पक्ष दे सकती है। इसका सरकारी वकील का काम है सिर्फ राज्य का पक्ष रखना। क्या रखना? राज्य का पक्ष रखना ठोस रूप से। कैसे? ठोस रूप से, ताकि जो अपराधी को सजा मिल सके। क्या मिल सके? और पीड़ित को न्याय मिल सके। क्या मिल सके? न्याय मिल सके। इस तरह से ये वकील की भूमिका होती है। अब है जज की क्या भूमिका होती है? क्या है? एक जज क्या कर सकता है? न्यायाधीश की भूमिका। न्यायाधीश की भूमिका क्या है? तो न्यायाधीश की क्या भूमिका है? तो जब अदालत में आरोप पत्र दाखिल होता है, तब वहां न्यायाधीश की भूमिका शुरू होती है कि न्यायाधीश किन तरह से। तो न्यायाधीश का पूर्ण रूप से ये है जो स्थित है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद में सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति उन दोनों को दी जाती है। अभियोग पक्ष के उसके खिलाफ आरोप पेश किए जाते हैं और यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में सुना जाता है। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में ही चलाया जाएगा। आरोपी का एक बचाव पक्ष का वकील भी होता है और अभियोग पक्ष की ओर से भी सरकारी वकील होता है। फिर जिरह होती है। जिरह का अर्थ होता है बहस। जिरह यानी बहस होती है पक्ष और विपक्ष में। इसमें पक्ष और विपक्ष में उन सब को सुनने के बाद जब अदालत के सामने सारे साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। न्यायाधीश सारे फैसले को सुनता है और लगातार उस पर निष्पक्ष रहता है और जब वो सिद्ध हो जाता है तो उस पर वो अपनी कार्रवाई है जो शुरू करता है। संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और वैचारिक मान्यता का हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर कोई व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाए तो इस चीज का कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह से न्यायाधीश सब सबूतों का है जो ठोस अध्ययन करने के बाद, सब तरह की है जो निष्पक्ष सुनवाई करने के बाद है जो वो अपनी है जो फैसला सुनाता है। इस तरह से हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में चलती है। एक चीज और हम पढ़ेंगे, हमारे यहाँ मुकदमों के 3 क्या है? मुकदमे भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसका एक थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। मुकदमों के प्रकार। मुकदमों के प्रकार। पहला है जो मुकदमा होता है वो होता है दीवानी। दूसरा जो होता है वो होता है राजस्व या फौजदारी। ले लो, कौन सा ले लो? फौजदारी। और तीसरा ले लो अपना होता है राजस्व। कौन सा होता है? राजस्व। दीवानी लेन देन से संबंधित, क्या? लेन देन और शर्तों से संबंधित होता है। फौजदारी मुकदमा, इसको आपराधिक कहते हैं। आपराधिक मुकदमा होता है जिसमें है जो शरीर में हत्या, चोट, लूटपाट और इसमें भूमि से संबंधित, इससे भूमि से संबंधित विवाद होते हैं। तो इस तरह से मुकदमे होते हैं और हमारी न्यायिक व्यवस्था भी चलती है। कल हम इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।